चलिए हम अपने टॉपिक प्रयोजन मूलक हिंदी, तो इसमें दो शब्द हैं। देखिए, इसको यदि हम संधि बनाकर लिखें तो एक प्रयोजन है और दूसरा मूलक है। प्रयोजन का अर्थ क्या है? जो प्रयोग में है ना, जो किसी चीज में उपयोग हो, प्रयोग। मूलक किसी काम के लिए करना, जिस काम के लिए हम इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना, आजकल ये सारी संकल्पनाएं, ये सारे शब्द हम सुनते हैं। इवन क्लासेस में भी अभी बच्चों को अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। उसी तरह एक अप्लाइड लिंग्विस्टिक है, यानी भाषा की अनुप्रयुक्तता, जिसको कहते हैं अनुप्रयोग। भाषा का अनुप्रयोग, कैसे हम बार बार अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग संदर्भों में हम भाषा का प्रयोग करते हैं। वैसे भाषा को यदि आप देखेंगे तो आप सभी जानते हैं कि भाषा जो है मौखिक भाषा है ना, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, उसके बाद सांकेतिक है ना, सांकेतिक। मौखिक भाषा जिसमें लोक साहित्य है, जिसमें लोगों ने कई सारे गीत गाया है और मौखिक संदर्भ में उसका प्रयोग होता है। इसका कोई दस्तावेज आपको बहुत कम मिलता है, या किसी ने गाया है, किसी ने सुनाया है, उसको किसी ने लिखा है, वो मौखिक साहित्य के अंतर्गत उसका दस्तावेज बनता है। लेकिन जो लिखित साहित्य है उसमें आपके साहित्यिक रचनाएं आ जाती हैं, उसमें आपके जितने भी विज्ञान, गणित या फिर जितने भी हम लोग लिखित रूप में उसको दर्ज करते हैं, वो सारे हमारे लिखित साहित्य में, लिखित रूप में आ जाता है और ये भाषा को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। क्योंकि आज हमने कोई शब्द बोला है, यदि उसका दस्तावेज हमने नहीं किया है, उसको लिखित रूप में हमने दस्तावेज नहीं किया है, लिखित नहीं रखा है, तो कल हम जब उसी बात को दोहराएंगे तो हो सकता है मेरा शब्द बदल जाए, वाक्य बदल जाए, है कि नहीं? अक्सर ऐसा होता है ना, हम अभी थोड़ी देर पहले जो बात हमने कही है, थोड़ी देर बाद उसी बात को मान लीजिए कोई दोहराने के लिए कहता है, तो हम शब्द बदल देते हैं, वाक्य बदल देते हैं, रचना को बदल देते हैं। जो मैंने लास्ट में जो शब्द का प्रयोग किया था वो मैं पहले डाल देती हूँ, ऐसा हो जाता है। इसीलिए कोई भी चीज को लिखित रूप में दस्तावेज बनाकर रखना बहुत जरूरी है। और सांकेतिक तो आप जानते ही। तो यहाँ पे जब लिखित साहित्य के, लिखित भाषा का जो लिखित रूप है, उसको हम निरंतर उसका उपयोग हम देखते जाते हैं, तो उसमें आता है भाषा का अनुप्रयोग। अब देखिए यहाँ पे अनु उपसर्ग है और प्रयोग है ना, तो अनुप्रयोग, इसे इंग्लिश में कहा जाता है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, अनुप्रयुक्तता बोला जाता है, अनुप्रयुक्तता। तो इसी अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के अंतर्गत प्रयोजन मूलक हिंदी आता है। इसे जनरली इंग्लिश में फंक्शनल हिंदी कहा जाता है। फंक्शनल का मतलब है किसी काम को करना, कुछ क्रिया का करना, है ना। लेकिन इसको हम जनरली फंक्शनल हिंदी तो कहते हैं, लेकिन उसके लिए जो ठोस शब्द का जो प्रयोग होता है वो है अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान। तो यहाँ पे अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान में जिस हिंदी का प्रयोग हम करते हैं उसे कहा जाता है प्रयोजन मूलक हिंदी। अर्थात
वह हिंदी जो एक विस्तृत क्षेत्र में उसका प्रयोग किया जा रहा है और उसका एक निश्चित अर्थ है। जैसे आप सभी जानते ही हैं कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे एक सूर्य को हम लें, सूर्य एक शब्द है, लेकिन सूर्य का जो अर्थ है रवि भी कह सकते हैं, भानु भी कह सकते हैं। तो साहित्यकार तो उसको अलग अलग शब्दों में उसका प्रयोग करते हैं, है ना। जब हम साहित्य का लेखन करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो अभिधा में यानी सीधी सीधी ना कहकर उसको घुमा फिरा के लक्षणा और व्यंजना में हम बातों को रखें, ताकि उसमें ऐसे ऐसे शब्दों को चुनकर डालें जिसको लोग आसानी से समझ नहीं पाए और उसको समझने के लिए उनको एक अलग दृष्टि की जरूरत पड़े, एक अलग डिक्शनरी की जरूरत पड़े। साहित्य में ऐसा प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्रयोजन मूलक हिंदी में कोई घुमाव फिराव कुछ नहीं है। बात आपको सीधी सपाट बयानी, सीधे सीधे तरीके से आपको शब्दों को रखना है। मुझे 3 दिन के आकस्मिक अवकाश की आवश्यकता है। आकस्मिक अवकाश है कि नहीं, ये एक पारिभाषिक शब्द हो गया। जैसे हम कहते हैं अक्सर कि दोनों की केमिस्ट्री मिल रही है। अब यहाँ पे केमिस्ट्री का यदि हिंदी अनुवाद करें तो रसायन शास्त्र है। अब आम प्रयोग में, साधारण बोलचाल में, सामान्य भाषा में हमने कहा है दोनों की केमिस्ट्री मिल रही है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री का मतलब क्या हो गया? रसायन शास्त्र मिल रहा है, नहीं है ना। यहाँ पे क्या है? दोनों की मानसिकता मिल रही है। तो जब प्रयोजन मूलक हिंदी की बात करते हैं तो वही केमिस्ट्री किसके लिए प्रयुक्त होता है? रसायन शास्त्र के लिए। केमिस्ट्री को सिर्फ रसायन शास्त्र के लिए विज्ञान में प्रयुक्त होता है, उसका किसी भी रूप में दूसरा कोई अर्थ विज्ञान में नहीं होता। जब भी आप केमिस्ट्री, जैसे घर हमने कहा था और एक चित्र आपके सामने उपस्थित हो गया था, तो वैसे ही यदि जब हम केमिस्ट्री कहते हैं तो आपके दिमाग में एक ऐसा लैब सामने आ जाता है जिसमें वो थर्मस रखा है, ये रखा है, वो रखा है, फर्नेस रखा है, पता नहीं क्या क्या केमिकल्स हैं वहां पे, सारे हमारे अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये रसायन शास्त्र एक पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक, जिसे परिभाषित किया गया है। परिभाषा यानी डेफिनेशन, है ना। यानी डेफिनेशन, इंग्लिश में हम जो डेफिनेशन कहते हैं उसको हिंदी में पारिभाषिक कहते हैं। अब जब साइंस में आपने डेफिनेशन ले लिया है, मेरा डेफिनेशन, मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, वो मेरा डेफिनेशन है, आपने एक कॉन्सेप्ट दिया है, आपका अलग डेफिनेशन है। तो हमें क्या करना पड़ता? मेरा डेफिनेशन को आप दूसरों से चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं बदल सकते। आपको मेरा भी रटना पड़ेगा, उनका भी रटना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग किसी भी एक चीज को लेकर बात करते हैं तो हमारा आइडियाज अलग होता है, हमारी अभिव्यक्तियां अलग होती है, जिस तरीके से हम चीजों को प्रेषित करते हैं वो अलग होती है। और यही कारण है कि डेफिनेशन सिर्फ एक नहीं बल्कि अलग अलग डेफिनेशन होते हैं, लेकिन डेफिनेशन डेफिनेशन होता है और डेफिनेशन में कोई बदलाव नहीं होता। तो रसायन शास्त्र के लिए हो सकता है कि 10 डेफिनेशन आपको मिले, लेकिन मेरा डेफिनेशन को आप किसी और से बदल नहीं सकते। तो यहाँ पर भी जिसको परिभाषित कर दिया गया है उस शब्द का अर्थ कभी नहीं बदल सकता। जैसे अभी सूर्य के लिए, सन के लिए हमने कहा है सूर्य। मान लीजिए सूर्य एक पारिभाषिक शब्द है, तो सूर्य का अर्थ कभी नहीं बदल सकता। साहित्य में बदलेगा, साहित्य में बदलेगा। साहित्य में साहित्यकार जिस प्रकार का, साहित्यकार का अनुभव होता है, जिस प्रकार
उसमें वो उसका उस तरह से उसका उन शब्दों का प्रयोग करता है। कल हम सृजनात्मक लेखन पढ़ेंगे, उसमें मैं इन सारी बातों को फिर से आपको दूसरे तरीके से मैं चर्चा करूँगी। लेकिन आज आप इतना समझिए कि जिस शब्द को परिभाषित किया गया है, यानी जिसका अर्थ निश्चित है, उसको क्या कहा जाता है? प्रयोजन मूलक भाषा। जिसका अर्थ निश्चित है, उसमें कोई दूसरा तीसरा, जैसे मैडम ने एक अर्थ में ले लिया, आपने एक अर्थ में ले लिया, उन्होंने, जैसे कविताओं में होता है, कविताएं हम पढ़ते हैं तो कविताओं का भाव मैंने अलग समझ लिया है, आपने अलग समझ लिया है ना, ये संभव है। लेकिन यहाँ पर अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में वो संभावना नहीं है। यहाँ पे जो शब्द कही गई है उसके लिए जो अर्थ निश्चित किया गया है, उसी अर्थ में, उस संदर्भ में वो प्रयुक्त होता है। जैसे लीजिए, एक शब्द लीजिए, टिकट, है ना। टिकट, कहाँ कहाँ पे हम टिकट लेते हैं? रेल में हम टिकट लेते हैं, बस में हम टिकट लेते हैं, सिनेमा में हम टिकट लेते हैं। संदर्भ अलग अलग हो गए ना। ट्रेन का संदर्भ अलग हो गया, बस का संदर्भ अलग हो गया, सिनेमा घर का टिकट अलग हो गया। है तो एक शब्द टिकट, संदर्भ अलग है, उसका अर्थ उसके लिए निश्चित है। जैसे कि अभी हम सिनेमा घर में जाकर हम बस का टिकट नहीं ले सकते। सिनेमा घर में टिकट का अर्थ निश्चित है। समझ रहे ना आप मेरी बात को, कंसेप्ट को? बस के अड्डे पर जाकर आप सिनेमा का टिकट नहीं ले सकते। शब्द एक है, संदर्भ अलग अलग है, लेकिन संदर्भ के अनुकूल जो अर्थ फिक्स्ड है, निश्चित है, वो पारिभाषिक शब्द। उसे हम जैसे साहित्य में बदलते हैं वैसे हम नहीं बदल सकते। हमें बस का टिकट लेने के लिए बस अड्डे पर ही जाना पड़ेगा, बस के साइट पर ही जाना पड़ेगा। टिकट लेने के लिए हम सिनेमा थिएटर के साइट पर ही जाना पड़ेगा। रेलवे टिकट लेने के लिए रेलवे के साइट पर ही जाना पड़ेगा। तो एक टिकट, अलग अलग संदर्भ, लेकिन अर्थ एक ही है। जहां पे भी जाएंगे आपको वही टिकट मिलेगा। एक शब्द है चालान। पुलिस वाले के अर्थ में यदि देखेंगे तो बोलेंगे चालान काटो। यदि हम बैंक में जाएंगे तो कहेंगे चालान भरो, है कि नहीं? तो चालान एक शब्द है, अलग अलग संदर्भ में उसका प्रयोग होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर ऑफिस में, उस पर्टिकुलर कार्य क्षेत्र में उसका एक ही अर्थ है। अब बैंक में जाकर पुलिस वाले के चालान का प्रयोग नहीं कर सकते, पुलिस वाले के पास जाकर आप बैंक का चालान नहीं कर सकते, लेकिन शब्द है एक। तो चालान क्या है? यहाँ पे पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक शब्द है, संदर्भ के अनुकूल उसका एक अर्थ निश्चित कर दिया गया है, तो उसी संदर्भ में, उसी अर्थ में उसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें कि आज का जमाना है टेक्निकल वर्ल्ड, है ना, तकनीकी जमाना है, ये प्रयोजन मूलक हिंदी की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो आधुनिकता की देन है, आधुनिक काल की देन है, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वो पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम अभी तकनीकी दुनिया में है ना, वैज्ञानिक एवं तकनीकी दुनिया में है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी दुनिया में है, यानी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में हम लोग हैं अभी। तो कुछ भी बात हम करेंगे, कुछ भी कॉन्सेप्ट हम देंगे, वो विश्व के स्तर पर देना पड़ेगा। हिंदी को आप सभी जानते हैं, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, और देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। क्यों वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है? क्योंकि जैसा हम उच्चारण कर रहे हैं वैसा लिखने की सुविधा उसमें है। अब अंग्रेजी को देखेंगे, CAT भी कैट है, KAT भी कैट है।
लेकिन हिंदी में अब कैट लिखने के लिए आपके पास अक्षर है। कुछ कुछ दोष हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः आप देखेंगे तो जो शब्द का प्रयोग हम करते हैं, जो उच्चारण हम करते हैं, उसी उच्चारण के अनुसार लिखने की क्षमता हिंदी में है। तो हिंदी की जो लिपि ही अपने आप में वैज्ञानिक है। जब हिंदी की लिपि वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक और तकनीक के अनुकूल इसमें लिखना कोई मुश्किल नहीं है। तो प्रयोजनमूलक हिंदी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका क्षेत्र विस्तृत है। अब हमें जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको हिंदी में करना है, तो प्रयोजनमूलक हिंदी की ज़रूरत है। जर्नलिज्म में यदि हिंदी का प्रयोग हमें करना है तो हमें प्रयोजनमूलक हिंदी की ज़रूरत है। बैंक में यदि पूरी तरह से हमें हिंदी में काम करना है, वो भी प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत आता है। न्यायालयीन कार्यकलापों का यदि हमें पूरी तरह से हिंदी में करना है, वो भी प्रयोजनमूलक हिंदी। तो जो प्रयोजनमूलक हिंदी का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे तमाम ज्ञान विज्ञान का जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी के साथ जुड़कर जो काम किया जाता है। दूसरे अर्थ में जिस भाषा को पढ़ते हैं, जिस भाषा को लिखते हैं, तो जिस भाषा को व्यवहार में लाते हैं, एक तरफ से ये व्यावहारिक हिंदी है। हम बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, यदि उसमें आप रोजगार उनको नहीं दे रहे हैं, है ना, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो फिर बच्चे पूछेंगे मैडम हिंदी पढ़ने का क्या मतलब है। मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, पढ़ रही हूँ या हिंदी में सिखा रही हूँ, बच्चे हमारे हिंदी पढ़ते हैं। जनरली कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ा जाता है तो आगे चलकर हमें कोई नौकरी चाहिए। हम अल्टीमेटली कुछ भी करते हैं तो रोजगार के लिए करते हैं, कुछ पैसा कमाने के लिए करते हैं। यदि हिंदी को व्यवहार में नहीं लाया जाएगा, सिर्फ हिंदी में साहित्य लेखन किया जाएगा, क्या हम उसको साहित्य रचनाओं को पढ़कर दिन रात एंजॉय करते हुए क्या हम रह सकते हैं? पेट भरने के लिए हमें नौकरी की ज़रूरत है। यानी जितना ज़्यादा हम हिंदी के प्रयोजनमूलक पक्ष को समझेंगे, जितना ज़्यादा हम उस पर बल देंगे, जितना ज़्यादा हम उस पर जोर देंगे, जितना ज़्यादा हमारे बच्चे हिंदी के प्रयोजनमूलकता को समझेंगे, उतना ही अधिक हिंदी में रोजगार की संभावनाएं खुलती जाएंगी। तो हिंदी प्रयोजनमूलक हिंदी का सीधा संबंध, जैसे साहित्य का सीधा संबंध आनंद से है, सुख से है। साहित्य रचना क्यों पढ़ते हैं? आपका जितना भी टेंशन रहेगा, कोई 2 लाइन पढ़ लिए तो आपको खुशी मिल जाएगी, हंसी अपने चेहरे पे अपने आप आ जाएगी। कोई व्यंग्य पढ़कर आपको खुशी मिल जाएगी, किसी की कविता पढ़कर हमें एक आत्म सुख मिलेगा। तो आत्मा के सुख के साथ साहित्य जुड़ता है, पेट के सुख के साथ प्रयोजनमूलक हिंदी जुड़ता है। और सीधी सी बात, यदि हमें रोजमर्रा के जीवन में हिंदी का प्रयोग बढ़ाना है तो प्रयोजनमूलक हिंदी में काम ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तभी हिंदी का जितना हम व्यावहारिक रूप का प्रयोग करेंगे, जितना हम हिंदी को व्यवहार में लाएंगे, जितना हम बैंकों में हिंदी का काम करेंगे, जितना हम सिनेमा घरों में हिंदी में काम करेंगे, जितना हम बोलेंगे, जितना हम लिखेंगे, उतना आपका रोजगार जो सीमाएं हैं वो बढ़ती जाएंगी। इसीलिए प्रयोजनमूलक हिंदी को बहुत महत्व अभी दिया गया है। और सारे कक्षाओं में जो है हम लोग लेटर राइटिंग वगैरह तो पढ़ाते ही हैं बच्चों को, लेकिन उसका जो क्या वैल्यू है, उसको पढ़ के आप क्या सीख रहे हैं, उसको भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो कॉलेज में हम प्रयोजनमूलक हिंदी पढ़ाते हैं। तो जब मैं JNRM में थी, जब मैं प्रयोजनमूलक हिंदी में पढ़ा रही थी, तो मैंने कहा था बच्चों को, देखिए प्रयोजनमूलक हिंदी सिर्फ पढ़ना नहीं है, जब तक आप उसका एप्लीकेशन नहीं जानते हैं, जब तक आप उसका व्यावहारिक रूप नहीं जानते हैं, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे, पास हो जाएंगे, सीखा क्या है? तो मैंने उनको कहा कि आप जो असाइनमेंट्स जमा करते हैं उसे आप
टाइपिंग करके टंकित करके मुझे जमा करेंगे। ये मैंने एक उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया कि आप टाइपिंग करके ही मेरे पास जमा करेंगे। तो बच्चे हक्का बक्का रह गए। यहाँ पे आज भी पीजी कर लिए हैं बच्चे, लेकिन कोई उनको न टाइपिंग आती है न कुछ, मतलब अपने रोजगार के प्रति बच्चे सतर्क नहीं हैं एक दृष्टि से देखा जाए। तो मैंने उनको कहा कि मैं अपना लैपटॉप दूंगी, तो जिसके पास भी लैपटॉप उपलब्ध है आप लेके आओ। हिंदी का मैं सॉफ्टवेयर बताऊंगी, कैसे टाइप करना है मैं सिखाऊंगी आप लोगों को। मेरे क्लास में बैठकर आप लोग मेरे सामने टाइपिंग करेंगे। कोई समस्या आएगी तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप मुझे टाइपिंग करके ही जमा करेंगे। तो कोई बच्चा बाहर से टाइपिंग नहीं करेगा। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के सामने एक पेज का 50 रुपया लिया जाता है। हिंदी का एक पेज आपको यदि करना है तो 50 रुपया देना है। तो मैंने उन बच्चों को कहा, आज यदि आप टाइपिंग अच्छे से कर लेते हैं तो 50 रुपया तुम कमा लेते हो, 50 में 30 रुपया भी तुम कमाओ। लेकिन यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबको हिंदी में करना होता है। एक वो मैडम थी राजभाषा विभाग में, मैडम जब रिटायर हुई, रिटायर होने के बाद उन्होंने एक सेंटर वहाँ पे शुरू किया। OMCA बिल्डिंग है ना, OMCA के ऊपर उन्होंने एक हिंदी का टाइपिंग करना है कि नहीं, उन्होंने शुरू किया। तो ये विजन हमारे बच्चों के अंदर होना चाहिए। इसीलिए मैंने बच्चों को बोला कि जैसे आप पीजी कंप्लीट करते हैं, आप बाहर जाने के बाद यहाँ पे बहुत डिमांड है। जितने भी लोग PhD करते हैं, जितने भी लोग MPhil करते हैं, कोई सक्षम नहीं है अपने आप टाइप करने का। और जब मैं चेन्नई में थी, एक अलग कमाई हमारी होती थी। कैसी अलग कमाई? जितने भी उत्तर भारत से लोग आते थे उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हिंदी में होते। तो एक पेज का मार्कशीट, एक पेज का टीसी में कितने शब्द होंगे देखिए, ज्यादा से ज्यादा है ना, उतने ही शब्द होंगे एक पेज में। उसे हम अनुवाद करते थे और एक पेज का हम 200 रुपया लेते थे। ठीक है, 200 रुपया। उसमें जो गेट में जो आदमी है, वो जो हमारे पास भेज रहा है, वो थोड़ा सा अपना कमीशन लेता था और बाकी हम लोगों को 150 रुपया कम से कम हमें मिलता था। तो ऐसा एक दिन में हम 4 पेपर भी कर लिए तो 1000 रुपये हमारा इनकम हो जाता था। ये काम मैंने किया है वहां पे रहते हुए। उसके बाद आप पवन चक्की जानते हैं, है ना, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी। तो उनका जो एनुअल जो होता है, डॉक्यूमेंट्स जो होता है, उसका जो है 3 एडिशन, पवन चक्की का, पवन ऊर्जा का जो 3 एडिशन है, 3 नहीं 4 एडिशन। एक जर्नल टाइप का होता है, एक बड़ा मोटी सी किताब होती है, उसका पूरा हिंदी अनुवाद मैंने करके दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो उनको साल में एक बार जमा करके किताब के रूप में वो प्रकाशित करते हैं, उसका पूरा का पूरा हिंदी अनुवाद मैंने करके दिया। उसके बाद कला क्षेत्र एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे स्कूल भी है, म्यूजिक स्कूल है, डांस है, सब है। उनका पूरा का पूरा वेबसाइट, कला क्षेत्र का वेबसाइट हम 3 लोगों ने मिलकर किया। उसके बाद तमिलनाडु टूरिज्म का जो वेबसाइट है, हम 4 लोगों ने मिलकर किया। आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि मैं तमिलनाडु में रहकर मैंने हिंदी के लिए इतना मैंने काम किया। ये तो एक अनुवाद का काम हो गया। उसके अलावा एक NGO, जन शिक्षण संस्थान, तो उस NGO के साथ मिलकर जो गरीब लड़कियां हैं उनको हिंदी सिखाना है। मुझे उनसे कोई पैसा नहीं लेना है, NGO मुझे 2000 रुपये देगा, मुझे उनको 3 महीना पढ़ाना। तो ऐसा मैंने 2 बार उस NGO के साथ मिलकर मैंने वहाँ के गरीब लड़कियों को मैंने हिंदी सिखाया। उसके बाद जो बड़ा काम था वो ओरल बी टूथब्रश कंपनी, जानते हैं ना, ओरल बी टूथब्रश तो हम लोग जो यूज़ करते हैं, वहाँ का फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में जितने ऑफिसर लेवल के लोग हैं वो सब तमिलियन है, जो कि हिंदी बिल्कुल नहीं जानते। जितने भी लेबर्स हैं सब नॉर्थ इंडिया से आए थे, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहा था। 3 महीना मैंने, एक महीने का मतलब 1 महीना मुझे 12,000 रुपया कुछ उन्होंने सैलरी जैसा दिया था। और एक लड़का IT में काम करता है,
उसको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो मेरे पास आया, उसको मैंने हिंदी सिखाया। तो करने के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है, हमारे बच्चे जानते नहीं हैं, और उनको ये सारी जानकारी देना किसका काम है? हम और आप जैसे टीचरों का काम है, शिक्षकों का काम है। जब तक हम प्रयोजनमूलक हिंदी को मजबूत नहीं बनाएंगे, रोजगार की समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती रहेगी। तो उन बच्चों को मैंने जैसे टाइपिंग सिखाया, उनको मैंने कहा कि आप पूरी तरह से उसको जो भी असाइनमेंट है, ऐसे मैंने 2 साल किया। तो बच्चे बढ़िया से उस समय मेरे सामने टाइपिंग कर लिए, सब कर दिए। उसके बाद उसको प्रैक्टिस उन्होंने नहीं किया। जैसे ही बाहर आए, उनको किसी तरह दूसरा ट्यूशन मैंने बच्चों को कहा, जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती है, हिंदी यहाँ पे बहुत कम लोग ठीक से बोल पाते हैं, ठीक से जान पाते हैं, ठीक से लिख पाते हैं। तो आप उनको बढ़िया हिंदी सिखाइए, आपकी कमाई हो जाएगी। इमीडिएटली एक रोजगार का अवसर है, इमीडिएटली रोजगार का अवसर है। अनुवाद, यदि आपका 2 भाषाओं में ज्ञान है, अनुवाद के ढेरों काम है, लेकिन उसके लिए हमें बच्चों को तैयार करना है। अवसर आपको मिल जाएंगे, एक बार हम उस तरफ पैर यदि कदम बढ़ाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे अवसर मिलेंगे जहां पे आप ये सारा काम, जैसे मैंने कितने सारे उदाहरण आपको दिए हैं। तो वो जो दृष्टिकोण है उसकी बहुत जरूरत है बैंकों में, व्यवसाय में, उसके बाद जर्नलिज्म या संचार माध्यम, कानून, कार्यालय, जैसे तमाम क्षेत्रों में आपको हिंदी का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसमें और भी हम डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन ये चलता है, आप भी बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे, है ना? ये जाता तो थोड़ा सा इंट्रैक्शन भी कर लेते हैं। आपको कोई भी संदेह है, आप पूछ सकते हैं। कई सारे क्षेत्रों में हम हिंदी का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या मुश्किल है? क्यों हम हिंदी में काम नहीं कर पाते हैं? क्यों 15 साल की अवधि में हमने पूरे डॉक्यूमेंट को हिंदी में नहीं किया? क्यों आज भी 75 साल के बावजूद हम हिंदी में काम नहीं कर पा रहे हैं? हिंदी में हम आज भी सक्षम क्यों नहीं हैं? क्यों हम हिंदी के व्यावसायिक रूप को, उसके जो प्रयोजनमूलक पक्ष है, उसे क्यों हम सक्षम बनाने की ओर कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं? इसका एक ही कारण है, इसका पारिभाषिक होना। क्योंकि हम लोग इंग्लिश के लिए हमारी आदत हो गई है। अभी हम कोई लेटर लिखते हैं, फटाफट इंग्लिश के वर्ड्स हमारे दिमाग में है ना? क्योंकि 200 सालों से हमने इंग्लिश को सीखा है। लेकिन हिंदी में काम करना हमें मुश्किल लगता है, क्योंकि उसके जो पारिभाषिक शब्द हैं वो कठिन इसलिए है क्योंकि उसका प्रयोग नहीं हो रहा है। देखिए, आज हम किसी एक शब्द का प्रयोग करेंगे, आज के लिए मुझे उसका उच्चारण करना मुश्किल होगा, उसको याद रखना मुश्किल होगा, लेकिन उसी शब्द को मैं 4 बार प्रयोग करूंगी, 5वां दिन शब्द मेरा रोजमर्रा शब्द हो जाएगा, है कि नहीं? तो हम कठिन बिल्कुल इसे नहीं कहना है, अनुप्रयोग कहना, मतलब प्रयोग नहीं कर रहे ऐसा कहना पड़ेगा। इसीलिए हम असमर्थ हैं, क्योंकि हम फटाफट काम को निपटाना चाहते हैं, है कि नहीं? हम कोशिश नहीं करते हैं कि चलो भाई आज 5 शब्द हमने इसमें कर लिया है। कितने लोग आप लोग हिंदी में अपना एप्लीकेशन दर्ज करते हैं, जमा करते हैं? अभी करते हैं। नहीं, इन जनरली मैं बात कर रही हूँ। जब मार्गदर्शन में था
तो एक हिंदी में एप्लीकेशन मॉडल स्कूल में थे आप? जंगल एरिया में था, तो मैंने एक एप्लीकेशन सहायक अभियंता मैनेजर को दिया हिंदी में, और उन्हें मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। हाँ, ये हमारी पीड़ा है, विडंबना है। हाँ, तब मैंने कहा कि आप लिख के दीजिए कि ये एप्लीकेशन आप स्वीकार नहीं करेंगे, अन्यथा मैं ऊपर लिख के दे दूंगा। तब उन्होंने कहा कि आप पढ़ के बताइए क्या लिखा है, तब मैं आपका कार्रवाई करूँ। बिल्कुल। तो ये स्थिति किसने बनाया है? हम खुद, हम लोगों ने खुद इसको बनाया है। तो अक्सर मुझे ये देखने को मिलता है कि निचले स्तर के जितने भी लोग हैं, मैं यहाँ पे EPF ऑफिस है ना सप्लाई लाइन में, मैं वहाँ गई थी, तो वहाँ पे वो जितने कर्मचारी बैठे थे 5-6 लोग थे, सबने कहा मैडम हम लोग तो हिंदी में काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे जो ऑफिसर बैठे हैं ऊपर वो तो जानते ही नहीं है। तो मैंने उनको कहा सही है बात, तो बिल्कुल सही बात है, मैं मोदी जी को पत्र लिखूंगी कि आप जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं, जितने ऊपर लेवल के डायरेक्टर्स हैं, पहले आप उनको हिंदी सिखाइए, क्योंकि हम और आप हिंदी में काम करना चाहते हैं, जानते हैं, करना भी चाहते हैं, वो ललक है, इच्छा है, सब कुछ है हमारे अंदर। लेकिन जो ऊपर बैठा हुआ है, जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो तो इंग्लिश को पाल के रखे हैं। तो फिर कैसे हो सकता है भाई? दोनों हाथ जब बजती है तभी तो ताली सुनाई देती है। एक हाथ से हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं हम हिंदी में काम करेंगे, दूसरी ओर से ऐसा कुछ नहीं आएगा, तो फिर हम कैसे हिंदी को आगे बढ़ा सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा साथियों? हमें जैसे सर ने कहा, सर ने किया, उन्होंने प्रयास किया, हिंदी में लेटर दर्ज करने का प्रयास उन्होंने किया। जहाँ पे दिक्कत आई वो पीछे नहीं हटे, उनको पढ़ाकर उनको उसका अर्थ समझाया, सब कुछ किया। ऐसा हमें अपने से करना पड़ेगा। जब तक हम इसको नहीं करेंगे, कितना भी आप वर्कशॉप अटेंड कर लीजिए, कितने भी 3 महीने का बैठक कर लीजिए, कितने भी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को, सब ऑन पेपर सब कुछ है, ऑफ पेपर कुछ नहीं। जी मतभेद होगा मैडम, कोई भी स्थापित करने के लिए हमें ना वो मतभेद को भी झेलना पड़ेगा। आज़ादी तो ऐसे हमने हासिल नहीं की है ना, तो आज़ादी हमें ऐसा करना पड़ेगा। यदि हम सब मिल ले, देखिए शिक्षक यदि चाहता है तो बहुत कुछ कर सकता है, मानते हैं ना आप इस बात को? जो भी बदलाव हम समाज में लाना चाहते हैं वो शिक्षक के हाथ में है। हम अपने बच्चों को उस दृष्टि से यदि हम उनके दिमाग में बीज को डालें, जो बीज हम डाल रहे हैं वो पौधा बन रहा है, कल पेड़ बन रहा है कि नहीं? तो ये काम हम और आप मिलके क्यों नहीं कर सकते? आज मुझे पहली बार शिक्षकों के बीच बोलने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच। क्योंकि बच्चों के बीच में तो हम बोलते रहते हैं और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि बच्चों के अंदर वो बीज को मैं बोऊं, लेकिन यहाँ पे 50 शिक्षकों के बीच में बोलना और 50 शिक्षकों को उस दृष्टि से सोचने के लिए मजबूर करना, ऑफिस में तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन शिक्षकों के बीच यदि ये अवेयरनेस आ जाए कि भाई कल हमें 100 साल में यदि हमें हिंदी में पूरी तरह से बच्चों को रोजगार दिलाने का प्रयास यदि हमें करना है, बच्चों के अंदर ये धैर्य लाना है कि नहीं मैं हिंदी पढ़ लूँगा तो मैं बहुत कुछ बन सकता हूँ, इसके लिए इतने सारे रास्ते हैं। अनुवाद के माध्यम से अब सिनेमा लीजिए, सिनेमा का फील्ड लीजिए, एक सिनेमा कितनी भाषाओं में होकर आ रहा है अभी, तो वो कौन कर रहा है? कोई तो उसका अनुवाद कर रहा है, कोई तो उसके लिए गीत लिख रहा है, कोई तो उसका टाइपिंग कर रहा है, कोई तो उसका एडिटिंग कर रहा है ना? तो जब कोई कर रहा है तो हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते? जी बोलिए, पूछिए। क्योंकि हमारा देश में 2 भाषा का प्रयोग होते हैं, एक इंग्लिश का और एक अरबी का। तो उसमें जो है टीचर भी उसी तरह से बटे हुए हैं, एक इंग्लिश टीचर, एक हिंदी टीचर। तो बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा ही जो है केवल हम लोग भी तो कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं टीचर अपने बच्चों को ही दे दीजिए, बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाएंगे, लेकिन बच्चे ना इंग्लिश को ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो पेपर पढ़े। देखिए मैडम, मैं क्योंकि मैं तमिलनाडु की हूँ, सुन लीजिए प्लीज, मैं तमिलनाडु की हूँ, कर्नाटक में मैंने जन्म लिया है,
तो मैं कन्नड़ा का माहौल भी जानती हूँ, तमिलनाडु का माहौल भी जानती हूँ, क्योंकि मैं हिंदी की प्रोफेसर हूँ तो भारत का माहौल भी मैं जानती हूँ। हमारे बच्चे किसी भी भाषा में ठीक नहीं, ये बात सही बात। ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते, हाँ हमारी मानसिकता में बदलाव हुआ है, यही तो मैं बार बार आपको कहना चाहती हूँ कि मानसिकता को बदलने की जरूरत है। 50 साल पहले कहाँ से इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, बोलिए मैडम। आज हिंदी मीडियम लगभग एबॉलिश हो चुका है, बंद करने की स्थिति क्यों बंद आई हो है? चुकी है मैम, बंद हो चुकी है। मैडम वही तो मैं बोल रही हूँ, बंद करने की नौबत क्यों आई है? बहुत बदल गया। क्योंकि खोल दिया इंग्लिश मीडियम, और इंग्लिश मीडियम में बच्चे जाने लगे, चाहे उनको आए या ना आए। उसके लिए क्या है ना, बच्चे ये बोलते हैं कि 12th के बाद हम यदि ग्रेजुएशन में जाते हैं, हमें ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं है, आ गया प्रयोजन मूलक, समझ गए ना। तो इसीलिए प्रयोजन मूलक पक्ष को मजबूत करना बहुत जरूरी है। जब तक इस प्रयोजन मूलकता को हम मजबूत नहीं करेंगे, जब तक बच्चों को हम उच्च शिक्षा उस भाषा में नहीं देंगे, क्योंकि हायर एजुकेशन में जब बच्चा जाता है, टेक्निकल एजुकेशन में जब बच्चा जाता है, तो उसको फिर अंग्रेजी का सामना करना पड़ता है। नहीं मैडम, मेरी बात को आप सुन लीजिए। जब हम हायर एजुकेशन को उस दृष्टि से नहीं दे पा रहे हैं, तो अभी बहुत कोशिश है, मैंने उस पर रिसेंटली एक आर्टिकल भी लिखा है। मेडिकल के जितने भी बुक्स हैं, एक डॉक्टर ने अपना पीएचडी थीसिस हिंदी में लिखकर जमा किया है। मैं फिलहाल नाम भूल गई। अभी रिसेंटली मैं लिख रही थी अभी मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद का, वहाँ का जो बीए और एमए के लिए पाठ्यक्रम निर्माण होता है, उसके लिए मुझे बीए के लिए मैंने 8 यूनिट्स लिख के दिए हैं, एमए के लिए मैंने 7 यूनिट्स लिख के दिया। तो उसमें मुझे ये प्रयोजनमूलक हिंदी पर लिखना था, और मुझे उसमें दिया था चिकित्सा के क्षेत्र में जो हिंदी का प्रयोग हो रहा है उस पर। तो उस पर मैंने बहुत रिसर्च किया, फिर बहुत सारी किताबें मैंने देखी, तब मुझे पता चला कि मध्य प्रदेश में जो है कितनी ही किताबें अभी हिंदी में, मेडिकल की किताबें आ गई हैं। कॉलेज में शुरू हो गई। जी शिक्षा का क्षेत्र में ऐसा है, हिंदी का पोस्टिंग यहाँ पे हिंदी टीचर नहीं ना, तो जितने भी टीचर पढ़ाते तो अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छा। लेकिन हमारे समस्या जब भी डिपार्टमेंट में प्रमोशन भी आता है ना आज के डेट में, तो मान लीजिए इंग्लिश में 10 प्रमोशन आता है तो मैडम मैं इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि हम और आपको मजबूत होकर संघर्ष करना है। लेकिन कैसे मैडम, जब यहाँ डिपार्टमेंट में हिंदी मीडियम, देखिए उच्च अधिकारी जो है ना, उच्च अधिकारियों को हमें मैं अपने प्राचार्य जी तमिल हैं, हमारे प्राचार्य जी हिंदी बोलते हैं लेकिन लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, और जब मैं पत्र उनको हिंदी में दे रही हूँ, बोलिए वहाँ पर हिंदी सिर्फ एक क्लास में, वो भी ऑप्शन में आता है क्या हिंदी लोगे कि नहीं लोगे। हिंदी धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, हार्ड लैंग्वेज की तरह जबरदस्ती क्लास 1 to 10 तक। 11th में जाने के बाद मेरे 6 सेक्शन है, 6 सेक्शन में सिर्फ एक सेक्शन में हिंदी है, किसी स्कूल में है ही नहीं, तो हिंदी कौन किसके लिए है? मैडम हम सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप तमिल मीडियम स्कूल हो रहा है यहाँ पे, हालांकि तमिल मीडियम स्कूल को बड़ी मुश्किल से लेके आया गया था यहाँ पे, तेलुगु मीडियम की क्या कहती है, आज मायाबंदर कॉलेज में तेलुगु टीचर्स नहीं है। बिल्कुल, ये चाहे आप कर्नाटक में जाइए, कर्नाटक वाले बोल रहे हैं कि कन्नड़ा बोलने वाले, यहाँ पे कितने कन्नड़ा संघ में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें कर्नाटक के स्कूल के बच्चे आए थे। कर्नाटक का एक राज्य गीत तक वो बच्चे नहीं गा रहे थे, उनको मैं ही गा रही थी, उन लोग ठीक से बोल भी नहीं पा रहे, सब इंग्लिश ही बोल रही है। ये हमारी समस्या है, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, ये हमारी समस्या है, और इस समस्या का समाधान भी हम ही लोगों को करना है, क्योंकि समस्या का जड़ भी हम ही लोग हैं। इस बात को आप लोग मानते हैं ना? आज ये स्थिति क्यों पहुंची है?
क्यों पहुंची है बोलिए? क्यों पहुंची है? कहीं ना कहीं हम भी उसके जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार हैं। और हम में से कितने ही लोग हैं जो कि प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? बस इसकी जिम्मेदारी हर एक इंसान को लेना है। हम व्यवस्था को दोष नहीं दे सकते, व्यवस्था तो वैसे ही होगी, लेकिन व्यवस्था को बदलने का काम भी हम ही लोगों को करना है। यदि 10 आदमी हिंदी में पत्र लिखता है, एक कार्यालय में 10 लोग यदि हिंदी में पत्र लिखते हैं, जो ऑफिसर लेवल के लोग हैं उनकी ताकत कम हो जाएगी और वो सीखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। भाई मैं बता रही हूँ अपने स्कूल लेकिन उसमें हिंदी है टीचर लेकिन सोशल साइंस का क्लास होते हैं वो अलग अलग जो है मीडियम में पढ़ाना पड़ता है, लेकिन उसको कंबाइन करें सोशल और मैथ्स। बच्चे कैसे सीखेंगे हिंदी मीडियम जब उसको इंग्लिश क्लास में जो है कंबाइन करेंगे तो प्रॉब्लम यही आते हैं ऊपर से। हम नहीं मानते कि ये शिक्षक कार्ड मैडम हम जैसे शिक्षक कार्ड में ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ऊपर से होते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि हर एक बंदा, हर एक आदमी इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर वालों को, IAS अधिकारियों को आप हिंदी में ट्रेनिंग दीजिए। पहले उनको पत्राचार का ज्ञान दीजिए कि वो हिंदी में लिखे। ब्यूरोक्रेट्स को जब चेंज करेंगे बहुत कुछ तभी चेंज होगा। मैडम मोदी क्या क्या संभालेंगे? मैडम एक ऑर्डर की जरूरत है। मैडम एक ऑर्डर यदि केंद्र से निकलता है, मजाल है किसी की कि उसको नकारें हम लोग। सोचने वाली बात है मैडम। जो स्थिति आज उपस्थित हमारे सामने हुई है उसके कारण भी हम ही लोग हैं, उसकी जिम्मेदारी भी हमें लोगों के ऊपर है। हमारे जो पुराने लोग थे जो 15 साल में सारे डॉक्यूमेंट्स को हिंदी में नहीं बदलवा पाए और आज भी अंग्रेजी की चोंच लेकर हम लोग चलते रहते हैं, उसका सहारा लेकर चलते हैं। मैं तिरस्कार नहीं कर रही हूँ, मुझे इंग्लिश की भी उतनी ही जरूरी है, लेकिन मैं इंग्लिश को अपनी मातृभाषा को कुचलते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ, ये मुझे मंजूर नहीं है। हम बोलते हैं मैडम आप लोग आजाद हो गए पर आप भी हम गुलाम हो। 100% गुलाम हो, इसीलिए बोलते हैं सबके सामने हम गुलाम हैं। इसीलिए मानसिकता को बदलने की जरूरत है, एक सोच को बदलने की जरूरत है। वो सोच तभी बदलेगा जब हम शिक्षक वर्ग उस दृष्टि से सोचने लगेंगे। इस बात को मानते हैं ना आप लोग? तो ये तभी संभव है जब यहाँ का 50 आदमी उस दृष्टि से सोचेगा। कम से कम देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, हम राष्ट्र में काम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हम सब अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बूंद बूंद सागर बनता है। ये सारी बातें ऐसे कोई नहीं, किसी ने ऐसे नहीं कहा है ना, सोच समझकर एक एक शब्द को कहा गया है। बूंद बूंद से जब सागर बनता है तो मैं अपने लेवल पर मैं काम कर रही हूँ, आप अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, आप अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, सबका लेवल मिल मिलकर जब सागर बनता है ये परिस्थिति तभी बनती है। नहीं तो ये बदलना जो है मुश्किल है। अगले 100 साल में भी हम लोग इसी तरह गुलाम बनकर ही गुलामी की मानसिकता का शिकार होकर ही हम लोग। मेरी बातों को आपको लगेगा कि मैडम बहुत कठोर बोल रही है, लेकिन ये वास्तविकता है। सत्य हमेशा कड़वा होता है और उस जहर को हम लोग धीरे धीरे हम लोग पीते जा रहे हैं। तो इस जहर से यदि हमें बचना है तो अगली पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी जो आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है, उसकी मानसिकता को बदलना। जो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो तो मातृभाषा पर महत्व दे रहा है ना मैडम, लेकिन कुछ साल पहले तो सारा स्कूल में हिंदी मीडियम को खत्म कर दिया गया है, उसका क्या करेंगे? जो खत्म हो गया फिर नया पौधा उगेगा भाई, ऐसे थोड़ी हम लोग आशावादी हैं। हाँ, सब कुछ हम ही करेंगे, ऐसे कोई चीज बंद नहीं होता है जब तक उसका प्रयोग। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि प्रयोग करिए, प्रयोग करिए, प्रयोग करिए। जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे
प्रयोग नहीं करेंगे तो संस्कृत भी नष्ट हो गया। हाँ